हेलो स्टूडेंट, सोशल भी सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमारा डीओई की जो सैंपल पेपर है क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के जो मिड टर्म एग्जाम के लिए आया हुआ है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा पेपर जो होगा 60 नंबर के है और ये देख सकते हैं कि टाइमिंग 2 घंटे 30 मिनट दिए हुए हैं। तो इस तरह से सारा कितने कौन सा क्वेश्चन होगा आप देख लीजिएगा। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने प्रश्न पे चलते हैं। और ये देखिए, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित खंडों में से किसी एक भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। यहाँ मैंने आंसर भी लिख दिया है। सेकेंड देखिए, दीपक को भाषण देने से रोका जा रहा है, बताइए दीपक को किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो यहाँ आंसर भी हो जाएगा स्वतंत्रता के। मैं यहाँ आंसर भी लिख दिया है। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से डी हो जाएगा। तो मैंने आंसर भी यहाँ लिख दिया है साइड में। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1909 में। यहाँ आंसर है बी है। निम्नलिखित सही मिलान कीजिए, पहचान कीजिए कि कौन सा प्राथमिक में कौन सा आता है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। और यहाँ आंसर भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल उत्पादन के अग्रणी है? मतलब ज्यादा होता है, तो चीन हो गया। यहाँ भी ऑप्शन ए है। और अगला है, तानजिया किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ आंसर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और मैंने साइड में आंसर भी लिख दिया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढाल पर मृदा अपरदन के रोकने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये वेदिका फॉर्म हो गया। यहाँ आंसर देखिए। अगला है, असंगत की पहचानिए, मतलब इसमें गलत क्या है? तो सी हो गया। सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और प्रकृति एक जैसा है और ये सौर ऊर्जा अलग है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए गए दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। देखिए, कथन 1 है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। और सेकंड है, पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जल अलवणीय है। तो देखिए हमारा विकल्प जो होगा सी सही होगा। कथन ए तो बिल्कुल सही है, कथन 2 जो है ये गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरह से हम थोड़ा और नीचे चलते हैं और अगला प्रश्न भी देखते हैं। ये देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए, मतलब इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर जो होगा सी होगा, क्योंकि अभिकथन ए सही है, कारण जो हमारा गलत है। अब इसी तरह से अगला प्रश्न है, कुचित विकल्प को सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे? तो ये हुगली नदी के किनारे, सी हो जाएगा। यहाँ आंसर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने? तो यहाँ 1756 में। यहाँ आंसर देख लीजिए, ये हो जाएगा। चंपारण आंदोलन किस कृषि के? तो सभी को पता है कि नील के लिए। यहाँ पे ये हो जाएगा। और थोड़ा मैं इसको और ऊपर करती हूँ, साइड में मैंने आंसर भी लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस से शेरे मैसूर कहा जाता है? तो ये हम सभी को पता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा अति लघुतरीय प्रश्न आ गया, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई का क्या परिणाम निकले? इसका तो हम चलिए अब आंसर देखते हैं कि इसका क्या निकला। मैं आंसर अब दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं उत्तर इसका यहाँ पे, कि श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह लड़ाई चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा थी, जिसमें अंग्रेज ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर के टीपू सुल्तान को हराया था। इस जीत में अंग्रेजों को दक्षिण भारत में अपना शक्तियां बढ़ाने में मदद मिली थी। अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे जो है, तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम लिखिए। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। अभी हमने इसका आंसर देख लिया है, अब इसका आंसर देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ आंसर, ये देखिए इसका आंसर, कि तीसरे अंग्रेज
मराठा युद्ध के परिणाम मराठा साम्राज्य का पतन हो गया और अंग्रेजों ने भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। इस युद्ध के बाद पेशावर बाजीराव द्वितीय को देख लीजिए, और ये पहला आंसर था और ये सेकंड का आंसर था। इस तरह से आपकी कॉपी में भी नोट करते हुए चलना है क्योंकि ये पेपर का सैंपल है, देखिए। और इसी तरह का आपके एग्जाम में भी पेपर आएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, न्यायपालिका के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। चलिए अब हम आंसर देखते हैं कि न्यायपालिका के दो कार्यों का कौन कौन सा कार्य है। यहाँ देख सकते हैं न्यायपालिका के दो कार्य। तो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। और विवादों का समाधान मतलब वाद विवादों का निपटारा, न्यायपालिका विवादों को कानून के अनुसार हल करता है जिससे समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। यह न्याय नागरिक और अपराधी दोनों मामलों में कार्य करता है और निष्पक्ष न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है। तो ये न्यायपालिका के दो कार्य हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व। इसी में दोनों अथवा है इसका। तो चलिए हम दोनों के आंसर एक ही साथ में दिखा रही हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और आंसर चलिए अब देखते हैं हम। यहाँ भारतीय संविधान के देख सकते हैं आप की दो प्रमुख विशेषताएं, लिखित और विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 मतलब 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 2 समवर्ती सूचियां हैं। यह संविधान की स्पष्टता और विस्तार को दर्शाता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, भारतीय संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है। यह न्यायपालिका को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न विवादों का भी निपटारा करने का अधिकार देती है। इस तरह से है। और अथवा के भी हम साथ में ही देख लेते हैं। ये देखिए इसका अथवा के जो था फोर्थ का अथवा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के महत्व तो निम्नलिखित है। समानता और लोकतंत्र, प्रत्येक वयस्क नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है जिसे लोकतंत्र मजबूत हो। जन भागीदारी, यह नागरिकों को सरकार के गठन में भाग लेने और अपनी आवाज उठाने का भी अवसर देता है। जवाबदेही, यह सरकार को नागरिक के प्रति जवाबदेह बनाता है क्योंकि ये मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार की प्रणाली को लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन था हमारा, एक ही साथ हमने दोनों क्वेश्चन को आंसर देख लिए थे। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास की व्याख्या कीजिए। तो हम सभी को पता भी है कि सतत पोषणीय विकास जो है, सतत पोषणीय विकास हम किसे कहते हैं। संसाधन बहुत सीमित मात्रा में है और इसलिए प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण और संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों इसे कॉपी में भी नोट करना है। अब हम अगला प्रश्न हमारा बच्चों देखिए, कृषि के विकास के लिए कोई दो उपाय सुझाइए। और इसी में अगला प्रश्न भी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की कृषि की जाती है, वर्णन कीजिए। तो ये देख सकते हैं, नहीं तो चलिए मैं एक एक करके आंसर दिखा देती हूँ। पहले मैं यहाँ आंसर देख सकते हैं आप। कृषि के विकास के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है। सिंचाई सुविधाओं का विकास, किसानों को पर्याप्त और समय पर पानी उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई प्रणालियों को सुविधा और विस्तारित करना और आधुनिक कृषि तकनीकियों का उपयोग, उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग, साथ ही ड्रोन और अन्य तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके कृषि उत्पादक बढ़ाना। इन उपयोगों को कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और किसानों की आय में सुधार हो सकती है। चलिए अब अगले प्रश्न था, ये देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की कृषि की जाती है, वर्णन कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर दिखाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस तरह से कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि अत्यधिक विकसित और तकनीकी है। कुछ प्रमुख विशेषता है। पहले, बड़े पैमाने पर खेती। अमेरिका में बड़े खेतों मशीनरी तकनीकी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। उन्नत बीज और उर्वरक, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक को उपयोग करके फसल का उत्पादक
ताकि बढ़ाता है, मतलब वहाँ फसल ज़्यादा। सिंचाई प्रणाली, कई क्षेत्रों में सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी की कमी को पूरा की जाती है। तकनीकी सहायता, ड्रोन, जीपीएस और अन्य तकनीकी उपकरणों के उपयोग करके खेती की निगरानी और प्रबंधन किया जाता है। विशेषज्ञता, विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त किसानों द्वारा विशिष्ट फसलों की खेती की जाती है, जैसे कि मक्का, सोयाबीन, गेहूं आदि। इन विशेषताओं के कारण अमेरिका में कृषि अत्यधिक उत्पादन और कुशलता में बढ़ती है। इस तरह से वहाँ के कृषि की प्रश्न है। भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। भारतीय संसद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: कानून बनाना, सरकारी नीतियों का जांच करना, सरकार जवाबदेही, बजट अनुमोदन, प्रश्नकाल और चर्चा। तो इस तरह से आप आंसर कॉपी में भी बच्चों नोट करते हुए चलिएगा। कॉपी में नोट करेंगे तो आपको रिवीजन होगा। पेपर हमारा देख रहे हैं कि कल ही डेट शीट आ गई है। इस तरह से आप अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे तो पेपर के टाइम थोड़ा सा देख लेंगे। हो सकता है सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं और आपको रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों, ये देखिए, भारत में कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला, विधेयक का प्रस्ताव, विचार और चर्चा, संसद की मंजूरी, राष्ट्रपति की मंजूरी और कानून का लागू होना। तो इस तरह से देखिए पॉइंट में, इस आपको भी पॉइंट में ही आंसर लिखने, पॉइंट में लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। पैराग्राफ से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि पॉइंट में लिखें। और नीचे दिया है कि उदाहरण के लिए यदि सरकार एक नया शिक्षा कानून बनाना चाहती है तो एक विधेयक तैयार करेगी जिसे संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद वह विधेयक विभिन्न चरणों से गुजरते हुए कानून बनेगा। तो उदाहरण एक दिया गया, समझाया गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया जो है क्या है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जल संरक्षण हेतु कोई 5 सुझाव दीजिए। चलिए हम आंसर देखते हैं कि हमें जल को किस तरह से को आता भी है। आप लिख सकते हैं जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण 5 निम्नलिखित है। तो वर्षा जल संचय, कि वर्षा जल को इकट्ठा करके भविष्य के लिए उपयोग के लिए संग्रहित करना, मतलब उसे इकट्ठा करना, स्टोर करना। पानी की बूंद बूंद बचत, नल और पाइप के लीकेज को ठीक कराना और पानी के उपयोग को कम करना। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करके पानी की बचत की जा सकती है। जल संचयन टैंक, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर जल टैंक बनाना। जागरूकता फैलाना, जल संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें जल बचाने के लिए प्रोत्साहित करना। इन उपयोगों से जल संरक्षण और बेहतर और सुनिश्चित किया जा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, देखिए, जनहित याचिका का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। 9th का ये है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए, देख सकते हैं कि जनहित याचिका एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति या संगठन न्याय, सार्वजनिक हितों से संबंधित मुद्दों को उठा सकता है। इसे उद्देश्य समाज से वंचित वर्गों का अधिकारों की रक्षा करना और सरकारी नीतियों का कार्य करना। तो देख सकते हैं, अब हम उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए कि किसी शहर में प्रदूषण स्तर अधिक बढ़ गया है और स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे कोई भी नागरिक या एनजीओ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकती है जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावित कदम उठाने की मांग की जा सकती है। अब इसका विश्लेषण देखेंगे तो देख सकते हैं, सुलभ न्याय, सामाजिक न्याय, सरकारी जवाबदेही, न्यायपालिका की भूमिका। इसी तरह से आपको भी पॉइंट में आंसर बना करके लिखना है। इस प्रकार जनहित याचिका एक शक्तिशाली कानून औजार और जो नागरिकों के सार्वजनिक हितों में मुद्दों को न्यायालय के समक्ष लाने और न्याय प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन की ए का आंसर था। अब हम अगले प्रश्न की देखिए। हमारा क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन के बी, स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व बताइए। 5 नंबर के क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन 5 नंबर का है तो इसलिए थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन।
तो आप देख सकते हैं आंसर आपको भी स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व निम्नलिखित है। तो देख सकते हैं निष्पक्ष न्याय, स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष और तथा न्याय प्रदान करती है और जिसमें नागरिकों को न्याय मिलता है। तो देख सकते हैं कानून का शासन, सरकारी जवाबदेह, नागरिक अधिकारों की रक्षा और स्थिति और विश्वास। तो इस तरह से न्यायपालिका में लोग जाते हैं और न्यायपालिका जो है अपने जो फैसला सुनाती है स्वतंत्र निष्पक्ष, किसी के हक के लिए नहीं, किसी के दबाव में नहीं। तो आप बना करके भी इसका आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बच्चे बढ़ते हैं। बच्चों अब देखिए हमारा जो 10वां क्वेश्चन आ गया, केस स्टडी पैराग्राफ आ गया। इसको आप अनुच्छेद के पढ़ लीजिएगा अच्छे से, लेकिन मैं बता देती हूँ अनुच्छेद की पढ़िएगा। और इसमें क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पहला, सर्वेक्षण किसी एक प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से आपको आंसर यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगा पहला का। और दूसरा है जनगणना कितने साल में किए जाना निर्धारित किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं जनगणना होता है हर 10 साल में किया जाता है। तो यहाँ से दूसरा का आंसर हो जाएगा बच्चे। अब तीसरा है अंग्रेज सरकार ने देश के विभिन्न इलाकों में सर्वेक्षण क्यों किया, मतलब उसकी जानकारियां। तो यहाँ से देख सकते हैं तीसरा क्या कि इन सर्वेक्षण पर वहाँ के धरती, मिट्टी, गुणवत्ता और वहाँ पेड़ पौधे, जीव जंतु, वहाँ के इतिहास, वहाँ के फसल के पता लगाया। अंग्रेजों की राय में कि किस इलाके में शासन चलाने में उनके लिए आसानी होगी, इसलिए वहाँ के जानकारी इकट्ठा उन्होंने की। तो यहाँ से आपको तीसरा का आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप पैराग्राफ में ढूंढ करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप लिख लीजिएगा। चलिए अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है 11। तो देख सकते हैं ये भी पैराग्राफ है और इसमें लोकतंत्र के क्या अर्थ है, लोकतंत्र के पीछे के मूल सोच क्या है और ये थर्ड। तो इस तरह से मैं इसका आंसर दिखाती हूँ अभी आपको। तो आप देख सकते हैं 11th जो पैराग्राफ हमारा था कि लोकतंत्र के क्या अर्थ है। तो आप लोग इस अनुच्छेद में स्पष्ट है कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण परिभाषा, लेकिन यह बताया गया है कि इसमें लोकतंत्र की सहमति और हिस्सेदारी है महत्वपूर्ण है। और लोकतंत्र के पीछे तो देख सकते हैं आप ये पैराग्राफ में से भी आप ढूंढ करके लिख सकते हैं। मैंने इसलिए दिखाया कि आपको ढूंढने में मुश्किल होगा, तो आप वहां से भी ढूंढ सकते हैं और लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं 12 के पैराग्राफ आप देख लीजिएगा बच्चों। ये जो पैराग्राफ है तो पैराग्राफ आप खुद पढ़ लीजिएगा, पैराग्राफ मैं नहीं बताऊंगी, मैं बस क्वेश्चन ही बता देती हूँ कि नवीनीकरण संसाधन। तो देखिए यहाँ से और यहाँ से आपके पहला का आंसर हो जाएगा। और दूसरा निम्नलिखित नवीनीकरण संसाधन के एक उदाहरण। तो यहाँ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा दूसरा का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा। और तीसरा है जल एक नए, तो यहाँ से और यहाँ से तीसरा का आंसर कर लीजिएगा। और चलिए अब मैं अगले पैराग्राफ में दिखाती हूँ। ये अब 13 पैराग्राफ जो है, तो यहाँ भी इसको आप पढ़ लीजिएगा। और मैं बस आंसर की ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर के किसने अधिकार दिया था, तो ये महारानी रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था, ये पहला का हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिएगा। और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने चार्टर कहाँ द्वारा व्यापार करने का एक अधिकार, तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक ये पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिला था। और अगला थर्ड है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में चार्टर के क्या लाभ हो सकता है। तो आप यहाँ से कि इस कंपनी जो समुद्र चार्टर से इसे सहारा लेकर कंपनी समुद्र पार नए इलाके में जाती थी, वहाँ खंगालना मतलब वहाँ देखती थी कि वहाँ किस तरह के सस्ती सामानें मिलता था और उसे खरीद कर यूरोप के बाजारों में उसे डबल रेट पर उच्च कीमत पर बेचती थी। और कंपनियों को दूसरे अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय भी, मतलब कि कोई और कंपनी नहीं है उसके साथ, तो इसलिए उनके बहुत ज़्यादा मुनाफा होते थे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगला हमारा जो 14 नंबर का है, ये मैप वर्क है। देखिए मैप सूरत, हैदराबाद, बक्सर, लखनऊ, पुणे, मद्रास। तो मैंने ये मैप पहले भी करा चुके हैं। मैप 5 नंबर के आता है और ये दृष्टिबाधी बच्चों के लिए है। तो चलिए अब हम मैप फिल करके देखते हैं। मैंने बताया दिल्ली, देखिए अभी मैप मैंने फिल कर दिया है। दिल्ली, लखनऊ, बिहार, बक्सर, सूरत, मुंबई और मैसूर। तो बच्चों वो मैप दूसरा था, वो जो मैंने अब कराया था वो मैप गलती से हो गया था, तो आपके यही है जो अभी एग्जाम में आया है।
बक्सर बिहार है, लखनऊ है, सूरत है, पूना है और हैदराबाद है, मद्रास। ये आपको 5 नंबर के, और इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। आप पढ़ाई करते रहिएगा और ये मैप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मैप तो आपको पूरे सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लेना है। और जो नए बच्चे हैं, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि वो भी अच्छे से अपने सैम्पल पेपर कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।